Hello everyone. So our today's topic of discussion is continental drift theory. So it was proposed by Alfred Wegener, who was a German meteorologist in 1912. So he made some assumptions while giving this theory. So the first one was he considered that the earth is made up of three layers, that is outer Sial, that is continental mass, intermediate Sima, that is oceanic crust, and the inner knife, that is core. The continental masses were assumed to be floating over the oceanic crust without any resistance. तो अल्फ्रेड वेगनर ने दो assumptions मान के ये थ्योरी प्रपोज की थी. फर्स्ट वन वाज कि अर्थ इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स. सबसे आउटर वाली जो थी दैट वाज कॉन्टिनेंटल मास, दैट वाज द सियाल लेयर. जो इंटरमीडिएट थी बीच वाली थी वो ओशियानिक क्रस्ट की लेयर बोली, दैट वाज सीमा. और जो जो कोर लेयर थी दैट वाज नाइफ. तो ये तीन लेयर्स को उन्होंने माना था और साथ में उन्होंने ये बोला था कि कॉन्टिनेंटल मासेस जो हैं दे वर अस्यूम्ड कि वो ओशियानिक क्रस्ट के ऊपर फ्लोट करते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस. सो दीज वर द assumptions दैट ही मेड. तो सबसे आउटर जो थी वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोला उन्होंने, दैट वाज सियाल. Intermediate was Sima, that was oceanic crust, and the inner one was core, that was knife. तो ये तीन लेयर्स उन्होंने मानी थी और उन्होंने ये बोला था कि ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है दैट इज सियाल, ये सीमा दैट इज ओशियानिक क्रस्ट के ऊपर विदाउट एनी रेजिस्टेंस ये इसके ऊपर फ्लोट करता है. सो ही कंसिडर्ड दैट कॉन्टिनेंटल मास जो है वो ओशियानिक क्रस्ट के ऊपर बिना किसी रेजिस्टेंस के मूव करता है, फ्लोट करता है. So these were the assumptions that he made. Now coming on to the theory. So continental drift क्या है? It proposed that the continents are not fixed in place, but instead they drift across the Earth's surface over the geological time. तो ये थ्योरी में इन्होंने ये बोला है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये फिक्स्ड नहीं है अपनी प्लेस में, बट ये ड्रिफ्ट करते रहते हैं अक्रॉस द अर्थ्स सरफेस ओवर द जियोलॉजिकल टाइम. तो काफ़ी लंबे टाइम जो जियोलॉजिकल टाइम है उसमें ये कॉन्टिनेंटल मासेस जो हैं ये मूव करते रहते हैं, ये फिक्स्ड नहीं है अपनी प्लेस पे. दिस रेवोल्यूशनरी आइडिया वाज बेस्ड ऑन सेवरल लाइंस ऑफ एविडेंस दैट सजेस्टेड कॉन्टिनेंट्स वर वंस जॉइंड टुगेदर. तो इन्होंने ये बोला था कि जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे वो एक टाइम पे इकट्ठे थे, दे वर जॉइंड टुगेदर इन अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज पेंजिया. तो इन्होंने ये बोला था कि जो आज प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे एक टाइम पे एक ही लैंड मास था, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, दैट वाज नोन एज पेंजिया. सो नाउ ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड दैट वाज अराउंड 280 to 350 million years ago, देयर वाज वन सुपर कॉन्टिनेंट. तो उस टाइम पे एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था दैट वाज नोन एज पेंजिया, एंड एक सुपर ओशियन था दैट वाज पेंथलासा. तो अराउंड 350 टू 250 मिलियन ईयर्स अगो, जिस टाइम पे अराउंड कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड था, तो उस टाइम पे क्या था, एक ही बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट था दैट इज इन दिस ग्रीन पार्ट. तो ये एक ही बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको पेंजिया बोला था, और एक बड़ा सा ओशियन था और सुपर ओशियन था जिसका नाम था पैंथलस. उसके बाद क्या हुआ कि अराउंड 150 मिलियन ईयर्स अगो Pangaea, it started to rift during the Carboniferous period into two parts due to a rift running east to west. तो ईस्ट से वेस्ट एक रिफ्ट यानी एक दरार बननी शुरू हो गई जिसकी वजह से पेंजिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. तो इस रिफ्ट ने पेंजिया को एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट में डिवाइड कर दिया. द नॉर्दर्न पार्ट वाज कॉल्ड एज अंगारा लैंड और यूरेशिया, दैट इज दिस पार्ट. तो ऊपर वाला जो पार्ट था ये इसको अंगारा लैंड या यूरेशिया बोला गया, और जो साउदर्न पार्ट था उसको गोंडवाना लैंड बोला गया, दैट इज दिस वन, गोंडवाना लैंड.
ग्रेजुअली दिस रिफ्ट enlarged टू फॉर्म द टेथिस सी। तो अल्टीमेटली ये जो रिफ्ट थी, ये बीच का एरिया था, ये enlarge होता गया और जब वाटर इसमें आ गया साइड से तो दिस फॉर्म द टेथिस सी। ये जो बीच में जगह आ गई इसको टेथिस सी बोला गया। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है दैट वाज कॉल्ड अंगारा लैंड और यूरेशिया, द साउदर्न पार्ट वाज कॉल्ड गोंडवाना लैंड, और इन दोनों के बीच वाला जो वाटर बॉडी थी दैट वाज कॉल्ड टेथिस सी। नाउ जो अंगारा लैंड है दैट हैड नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया विदाउट अरेबिया एंड इंडिया। तो अंगारा लैंड जो ऊपर वाला लैंड मास था उसमें क्या क्या था, नॉर्थ अमेरिका था, ग्रीनलैंड था और यूरेशिया था, बट उसमें अरेबिया एंड इंडिया नहीं था। वाइल जो गोंडवाना लैंड दैट इज द साउदर्न पार्ट, उसमें क्या था, अफ्रीका था विद अरेबिया, इंडिया एंड मेडागास्कर। तो अरेबिया, इंडिया एंड मेडागास्कर जो था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था जो कि अफ्रीका के साथ अटैच था। साथ में उसी के साथ साउथ अमेरिका था, एंटार्क्टिका था और ऑस्ट्रेलिया था। तो ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे ये गोंडवाना लैंड में आ गए और बाकी जो नॉर्दर्न था वो अंगारा लैंड था और इनके बीच में टेथिस सी था। इसके बाद क्या हुआ, a north-south rift also developed slowly, separating the North America from Eurasia and South America from Africa. तो पहले एक ऐसी रिफ्ट बनी थी जिसने इसको अपर और लोअर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, दैट वाज गोंडवाना लैंड नीचे वाला और अपर अंगारा लैंड या यूरेशिया। अब क्या हुआ, एक नॉर्थ साउथ रिफ्ट भी बननी शुरू हो गई जिसने इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर दिया और यहाँ पे इन पार्ट्स को सेपरेट कर दिया। तो एक नॉर्थ साउथ ऐसे रिफ्ट भी बन गई जिसने नॉर्दर्न पार्ट में से नॉर्थ अमेरिका दैट इज दिस पार्ट इसको यूरेशिया से अलग कर दिया। तो ये दोनों पार्ट अलग हो गए और नीचे वाले लैंड मास में से गोंडवाना लैंड में से साउथ अमेरिका और अफ्रीका वो अलग अलग हो गए। नाउ क्या हुआ, अफ्रीका इट स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स द वेस्ट। तो अफ्रीका जो था वो वेस्ट की तरफ जाना शुरू हो गया और जो इंडिया था इट स्टार्टेड मूविंग नॉर्थवर्ड। तो इंडिया ये था जो नॉर्थ की तरफ आना शुरू हो गया, अफ्रीका जो था वो वेस्ट की तरफ जाना शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया गॉट सेपरेटेड फ्रॉम एंटार्क्टिका एंड मूव्ड टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। इसी टाइम पे ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका से अलग हो गया और ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ एंड ईस्ट इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। अफ्रीका मूव्ड नॉर्थ, पहले अफ्रीका जो था वो वेस्ट में जाना शुरू हो गया, उसके बाद में वो नॉर्थ में जाना शुरू हो गया। फाइनली अरेबिया गॉट सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका एंड मर्ज्ड विद एशिया। तो फाइनली अरेबिया यहाँ से अलग होके ऊपर जाके एशिया में मर्ज हो गया। इन दिस वे वी गॉट द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो प्रेजेंट क्या है हमारे पास, ये यूरेशिया का लैंडमास है जिसमें यहाँ पे यूरोप और बाकी ये एशिया है। अरेबियन पेनिनसुला एशिया के साथ जुड़ गया, आके अफ्रीका से अलग हो गया और ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड। सो दिस इज द प्रेजेंट स्ट्रक्चर और द कॉन्टिनेंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो इस तरह से इनकी डेवलपमेंट होती गई। सबसे पहले एक लैंड मास था दैट वाज कॉल्ड पैंजिया और एक सुपर ओशियन था दैट वाज पैंथलासा। स्लोली क्या हुआ, एक ईस्ट वेस्ट रिफ्ट आई जिसने पैंजिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अपर पार्ट को अंगारा लैंड या यूरेशिया बोलते थे और लोअर पार्ट को गोंडवाना लैंड बोलते थे और इनके बीच में जो वाटर बॉडी आ गई उसको टेथिस सी बोलते थे। फिर स्लोली क्या हुआ, एक नॉर्थ साउथ रिफ्ट भी बन गई जिसने नॉर्थ अमेरिका को यूरेशिया से अलग कर दिया और साउथ अमेरिका को अफ्रीका से अलग कर दिया। अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया भी अंटार्कटिका से अलग हो गया, इंडिया ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गया, वैसे ही अफ्रीका भी ऊपर को आया, वेस्ट में भी गया, ऊपर भी गया, ऑस्ट्रेलिया भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर को आने लगा। तो इस तरह से रीअरेंजमेंट होके जो प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास ये इस तरह से हमारे पास आ गए। सो दिस वाज हाउ he proposed, Alfred Wegener proposed the continent drift theory.
तो इस पिक्चर से भी हम लोग देख सकते हैं कि अराउंड 250 टू 200 मिलियन ईयर्स अगो एक पेंजिया था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था। बाद में वो डिवाइड होना शुरू हो गया, जिसमें एक अपर लैंड मास दैट वाज अंगारा लैंड और लॉरेशिया, और जो नीचे वाला पार्ट है दैट वाज गोंडवाना लैंड। उसके बाद क्या हुआ, एक और रिफ्ट बननी शुरू हो गई, जिससे नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया अलग हो गए और साउथ अमेरिका और अफ्रीका अलग हो गए। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया इससे अलग हो गया अंटार्कटिका से, इंडिया ऊपर को मूव करना शुरू हो गया, और प्रेजेंट डे जो अर्थ आज है हमारे पास, ये ऐसे 7 कॉन्टिनेंट्स आ गए। सो देयर इज अ करेक्शन, दिस वाज लॉरेशिया, अंगारा लैंड आल्सो नोन एज लॉरेशिया। नाउ Wegener he proposed two forces as the causal agents of continental movements. तो वेगनर ने दो फोर्सेस प्रपोज की थी जिसकी वजह से ये सारी मूवमेंट्स हो रही थी। तो फर्स्ट वाज पोल फ्लीइंग फोर्स, मतलब फ्लीइंग मतलब दूर भागना, तो ये फोर्स जो पोल से दूर जा रही थी, दैट मीन्स पोल से दूर कैसे, इक्वेटर की तरफ ही जा सकती थी। सो इट वाज द इक्वेटर वर्ड मोशन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ buoyancy। तो इसकी वजह से जो कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट थी दैट वाज टुवर्ड्स द इक्वेटर, और एक वेस्टवर्ड फोर्स थी, वेस्टवर्ड मूवमेंट थी कॉज्ड बाय द टाइडल फोर्सेस ऑफ द सन एंड मून। तो दिस वाज द पोल फ्लीइंग फोर्स, जिसकी वजह से इक्वेटर की तरफ मूवमेंट हो रही थी कॉन्टिनेंट्स की, पोल से दूर जा रहे थे और इक्वेटर की तरफ जा रहे थे, दैट वाज इक्वेटर वर्ड मोशन। एंड सेकंड वाज द टाइडल फोर्स, जो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, तो वेस्टवर्ड मूवमेंट्स थी, कॉन्टिनेंट्स इस डायरेक्शन में जा रहे थे। So these were the two forces that were proposed by Alfred Wegener. Now we come on to the evidences in support of the continental drift theory. तो evidences क्या थे? Jigsaw fit of the continents. That is, there are similarities in the coastline along the opposite side of the ocean. All the continents they can be merged together to form one big continent. तो इस तरह से एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट में जिक्सॉ पजल की तरह फिट हो रहा है। तो अगर हम लोग सारे कॉन्टिनेंट्स को जोड़ें तो उनको मिला के एक कॉन्टिनेंट बनाया जा सकता है। सो दिस वाज द फर्स्ट एविडेंस। सेकंड वन वाज द फॉसिल एविडेंसेस, जिसमें एग्जांपल है मीसोसॉरस की, दैट वाज एन एक्वेटिक रिप्टाइल, उसके फॉसिल रिमेन्स हैं, दे हैव बीन फाउंड इन साउथ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका। तो मीसोसॉरस जो है, दिस इज मीसोसॉरस, तो इसके फॉसिल्स साउथ अमेरिका में भी मिले हैं और साउथ अफ्रीका में भी मिले हैं, जबकि ये दोनों के बीच में वाइड ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इतनी दूरी है इनमें, फिर भी ये जो फॉसिल रिमेन्स है ये यहाँ पे भी मिले हैं और यहाँ पे भी। तो इससे भी ये सजेस्ट करता है कि ये एक टाइम पे ये पार्ट जो था वो जुड़ा हुआ हो सकता था। सो सिमिलरली एक और फॉसिल्स हैं दैट वर ऑफ ग्लॉसोप्टेरिस, दैट इज अ फर्न ग्रोन ओनली इन सब पोलर क्लाइमेट, दे हैव बीन फाउंड इन वार्म क्लाइमेटिक रीजन्स आल्सो व्हिच इज सेपरेटेड बाय वाइड ओशियन। तो एक फर्न है दैट इज ग्लॉसोप्टेरिस, तो उस ये यूजुअली क्या है, ये सब पोलर रीजन्स में मिलता है, बट इसकी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। सी ये साउथ अमेरिका में भी मिल रहा है, ये अफ्रीका में भी मिल रहा है, इंडिया, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पे इसके फॉसिल रिमेन्स हैं। तो दिस इज ऑल्सो सजेस्टिव कि सम टाइम कि किसी टाइम पे ये मास जो था ये सारा एक ही मास था, ये जुड़ा हुआ हो सकता था, जिसकी वजह से ये फॉसिल्स हमें मिलते हैं। Then third one is the structural evidences. The similar nature of physiographic structures are found in different parts of the continents having same age and structural properties. तो एक ही नेचर की फिजियोग्राफिक प्रॉपर्टीज जो है, ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं एक ही जैसे अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, जिनकी सेम एज है और सेम ही स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल द माउंटेन बेल्ट्स ऑफ ब्राजील, they terminate on the eastern coast of South America and the same type of mountains reappear again in the Western Africa. तो यहाँ पे ब्राज़ील में जैसी माउंटेन्स मिलती हैं, ये यहाँ पे ख़त्म होके और वैसे ही फिर वेस्टर्न अफ्रीका में शुरू हो जा रही हैं।
तो इट इज़ ऑल्सो सजेस्टिव कि शायद एक टाइम पे ये जुड़ा हुआ था और यहाँ पे एक ही माउंटेन रेंज थी, और जिसकी वजह से आज हमें सेम टाइप्स ऑफ माउंटेन्स यहाँ पे मिलती हैं. Then is stratigraphic evidences. The eastern coast of Brazil has same type of rock formations observed along the western coast of Africa. तो rock formation जो इन जगह पे है ये भी सेम है. तो दिस इज ऑल्सो सजेस्टिव कि ये एक टाइम पे ये पार्ट जो था ये जुड़ा हुआ हो सकता है. Then are the glacial deposits. The layers of tillites, which are the glacial deposits, they are found in warm tropical regions as well. For example, South America में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, etc. तो ग्लेशियल डिपॉजिट्स जो कि पोलर रीजन्स या ठंडे इलाकों में होने चाहिए थे, वो वार्म ट्रॉपिकल रीजन्स में भी मिलते हैं. तो दिस इज ऑल्सो सजेस्टिव कि एक टाइम पे शायद ये एरियाज जो थे ये ठंडे हुआ करते थे, या मे बी ये पोल्स की तरफ थे और बाद में ये मूव करके इक्वेटर की तरफ आ गए. तो दैट इज द अनदर एविडेंस कि यहाँ पे टिलाइट्स डिपॉजिट्स जो हैं वो मिलते हैं. एंड फाइनली प्लेसर डिपॉजिट्स. द रिच डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड प्लेसर्स नियर द घाना कोस्ट विदाउट एनी सोर्स ऑफ गोल्ड नियर बाय, दे आर फाउंड, बट दे आर ऑल्सो फाउंड इन ब्राज़ील. तो ब्राज़ील में भी मिलते हैं और देन घाना की कोस्ट में भी मिलते हैं, जबकि यहाँ पे इनके आसपास में कोई गोल्ड का सोर्स नहीं है. तो दैट इज सजेस्टिव कि एक टाइम पे ये एरियाज एक साथ हो सकते थे. सो दीज आर द एविडेंसेस फॉर सपोर्टिंग द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. देन फाइनली वी कम ऑन टू द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. तो इसके क्रिटिसिज्म में क्या है? लैक ऑफ मैकेनिज्म. देयर इज एब्सेंस ऑफ कन्विंसिंग मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन हाउ कॉन्टिनेंट्स कुड ड्रिफ्ट. वेगनर सजेस्टेड दैट कॉन्टिनेंट्स plowed, that is, they could move easily without any resistance through the oceanic crust. But this idea lacked a scientific basis and was deemed implausible by many geologists. तो वेगनर ने ये बोला था कि जो कॉन्टिनेंटल मास है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो ओशियानिक क्रस्ट पे बहुत इजीली फ्लोट करता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस. जबकि इस आइडिया को जो जियोलॉजिस्ट हैं काफ़ी सारे, उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया कि ये ऐसा नहीं है, बिकॉज इन दोनों में काफ़ी फ्रिक्शन होती है और ऐसा नहीं है कि कॉन्टिनेंटल मास जो है वो बहुत इजीली ओशियानिक मास के ऊपर फ्लोट करता है. देन सेकंड वन इज इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द जियोलॉजिकल फीचर्स. Critics argue that the theory could not adequately account for certain geological features such as the mountain ranges and the oceanic trenches. तो ये थ्योरी जो थी ये माउंटेन रेंजेस और ओशियानिक ट्रेंचेस की फॉर्मेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं देती थी. Geologists believed that these features were better explained by alternative theories like vertical movements of the Earth's crust. Also, the theory could not describe the conditions of pre-Carboniferous times. तो हमने देखा था कि ये थ्योरी की स्टार्टिंग पैंजिया से हो रही थी, दैट वाज अबाउट इन द कार्बोनिफेरस पर्मियन पीरियड. तो उसके पहले की जो सिचुएशंस थे उसके बारे में ये थ्योरी हमें नहीं बताती. Then is inability to explain the forces of movement. Critics argue that the forces suggested for the movement of continents are considered to be inadequate to move the large land masses. जो forces Wegener ने बताई थी, that was the pole fleeing forces and the tidal forces. तो वो इतनी sufficient नहीं थी कि वो continents जैसे बड़े land masses को move कर सके. तो these forces were considered to be inadequate to move the large land masses. Now, the next criticism was misinterpretation of the fossil distribution. Critics pointed out that Wegener's explanation for the distribution of fossils across continents were flawed. They argued that similar fossils could be explained by other means such as land bridges or migration rather than continental drift. तो जो वेगनार ने बोला था कि फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन जो अलग अलग पार्ट्स में दुनिया के मिल रही है वो एक प्रूफ है उसकी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, बट जो इसके क्रिटिक्स थे उन्होंने ये बोला था कि जो ये एक तरह के फॉसिल्स अलग अलग जगह पे मिल रहे हैं, दे कुड बेटर बी एक्सप्लेन बाय अदर मीन्स, मतलब अदर थ्योरीज से उनको एक्सप्लेन किया जा सकता था, जैसे कि लैंड ब्रिजेस. किसी टाइम पे शायद
ये लैंड के ऊपर कोई पर्टिकुलर ब्रिज थे जो इन पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स को शायद जोड़ते थे, तो वहां से ये जानवर या ये प्लांट स्पीशीज जो थी ये एक से दूसरे कॉन्टिनेंट में मूव की गई हो सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि ये ऑल्टरनेटिव मीन से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है rather than this continental drift theory. Then is resistance to change. The scientific community was generally conservative and many geologists were reluctant to abandon the established theories such as land bridges or static continents. This resistance to change contributed to the skepticism surrounding the Wegener's idea. तो उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, वो इस आइडिया को मानने से थोड़े रिलक्टेंट थे, और वो जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड थ्योरी थी लाइक लैंड ब्रिजेस और स्टैटिक कॉन्टिनेंट्स, तो ये वो लोग उसी को मानना चाहते थे और वैगनर के आइडियाज को वो इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे, बिकॉज दे वर जनरली कंजर्वेटिव, और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा साइंस में, टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं थी। तो दो जो उस टाइम की जो कम्युनिटी थी, साइंटिफिक कम्युनिटी थी, दे वर रेजिस्टेंट टू चेंज। तो वो ये आइडिया को, वैगनर के आइडिया को नहीं मान रहे थे, नहीं मानना चाहते थे। लैक ऑफ geophysical evidence. In the early 20th century, there was little understanding of the Earth's interior and the mechanism of tectonic processes. This lack of geophysical evidences, particularly regarding the nature of the ocean floor and the mantle, made it difficult to support the continental drift theory. तो early 20th century में अर्थ के इंटीरियर के बारे में और टेक्टोनिक प्रोसेसेस के बारे में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। उस टाइम पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग रैशनल एविडेंसेस नहीं थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इस थ्योरी को ज़्यादा माना नहीं गया और इसके क्रिटिक्स ज़्यादा आए रादर देन सपोर्टर्स। सो फाइनली द लेटर theories like the seafloor spreading theory and the plate tectonics, they could address some of the flaws in the continental drift theory. तो जो बाद में theories दी गई like sea floor spreading theory और plate tectonics, उन्होंने इसके जो flaws थे उनको overcome करने की कोशिश की। Nonetheless, continental drift theory was among the first steps in explaining the movements of the land masses on the surface of the earth. The later theories could better explain these concepts. तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी ये एक इनिशियल स्टेप था फॉर एक्सप्लेनिंग द मूवमेंट ऑफ द लैंड मासेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बट उस टाइम पे वैगनार के आइडियाज़ को साइंटिफिक कम्युनिटी ने इतना ज़्यादा नहीं माना, बिकॉज उस टाइम पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, अर्थ के इंटीरियर और मूवमेंट्स के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, एविडेंसेस नहीं थे, तो इसीलिए इस थ्योरी को इतना ज़्यादा माना नहीं गया उस टाइम पे। हाउएवर, इस बात में अनडिनाइबली इट वाज अमंग द फर्स्ट स्टेप्स जिन्होंने अर्थ के लैंड मासेस और मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उसके एविडेंसेस भी दिए। बट लेटर जो थियरीज आई उसके बाद में ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स थी, तो वो एविडेंस के साथ ज़्यादा अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर पाई और उनको आज फर्दर जो इस टाइम पे हम लोग सबसे बेस्ट जो मानते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी, दैट इज़ द प्लेट टेक्टोनिक थियरी। तो ये दोनों थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, को हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी।